Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and today is 28th of March 2024. To begin with, we are going to analyze today's Hindu newspaper. So to begin with, we have our first news headline for the day, and the first news headline for the day is priest can certify CAA eligibility, says government helpline. So what is this particular news is all about? So आप लोगों को अभी पता ही होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने सीए के जो रूल्स थे उनको नोटिफाई कर दिया था, और ये रूल्स जो थे ये 2019 में फ्रेम किए गए थे. सो आफ्टर 5 इयर्स ये इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है. तो इन रूल्स में बेसिकली एक चीज़ है या एक क्लॉज है या एक चीज़ है जिसको हम लोगों को जिस चीज़ पे फोकस करना है. वो चीज़ है क्या, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे. तो सीए के अंदर अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर एक मैंडेटरी क्लॉज है, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का एक मैंडेटरी क्लॉज है. अब ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मैंडेटरी क्लॉज है, इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू कौन करेगा, तो इसी को लेकर के ये पूरा आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट द पर्सन और द अथॉरिटी which can issue this particular eligibility certificate. So why this particular certificate is needed? Because this eligibility certificate will validate the religion of that particular person. और CA का जो पूरे रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, इसमें रिलीजन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बिकॉज CA revolves around mainly religions like Hindus, Sikh, Buddhist, Parsi, Christian and जैन. तो ये कम्युनिटीज़ हैं, इन्हीं कम्युनिटीज़ के अराउंड सीए पूरा रिवॉल्व करता है. और कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं, तो वो 3 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश. तो ये चीज़ है जिनके अंदर जिनके अराउंड सीए पूरा रिवॉल्व करता है. तो इसी को लेकर के हम लोग अब थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये आर्टिकल क्या कहता है? अ लोकल प्रीस्ट में इशू एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू वैलिडेट द रिलीजन ऑफ एन एप्लीकेंट. तो अगर एक एप्लीकेंट है जो सीए के अंडर में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर सिटीज़न को अपने रिलीजन को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है सीए का, ये पूरा रिलीजन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. ठीक है. तो अगर कोई सपोज एक पर्सन है एक्स, अगर उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है सीए के अंडर, तो उसको पहले एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है उसको रिसीव करना होगा. अब ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है इसको इशू कौन करेगा? तो इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करने वाला एक आपका लोकल प्रीस्ट होगा. दैट प्रीस्ट कैन सर्टिफाई सीए एलिजिबिलिटी. Moving on to the next important thing, the certificate is a mandatory document, is to be enclosed along with an affidavit and other documents that the applicant are to upload on the CAA portal. The reasons for which applicants wishes to acquire Indian citizenship must also be stated. So along with the certificate, along with that CAA eligibility certificate, you also have to tell, or you also have to mention on the portal that why that particular person, or what are the reasons that particular person is seeking citizenship in India, or why he wants to be a citizenship of why you want citizenship of India. So these are the 2 things that he has to disclose on the portal. First is that his eligibility certificate, and the second the reason or the motive behind staying in India or obtaining the citizenship of India. So for the same purpose, these rules were notified on March 11th, and for the same purpose on 21st of March 2024 government launched a helpline number. The helpline number is 1032 1032. ठीक है. ये क्योंकि जो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के साथ में, तो उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. और क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरिंग लोग हैं जो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा. तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए 1032 की ये हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट की गई थी. ठीक है. ठीक है. अब आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. तो जो ये सर्टिफिकेट होगा, एक लोकली रेप्यूटेड जो कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन होगा वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं. अब ये जो सर्टिफिकेट है ये
डॉक्यूमेंट है ये बनेगा किस पे, इट कैन बी ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर और ऑन अ जुडिशियल पेपर विद अ स्टैम्प वैल्यू ऑफ ₹10। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये कहीं पे भी इशू किया जा सकता है, मतलब एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर या फिर ₹10 का जो एक स्टैम्प पेपर होता है वो भी वो उस पर भी ये सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। इशूइंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, एक लोकल पुजारी जो होता है वो भी उस चीज़ को इशू कर सकता है। और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो प्रीस्ट होंगे उनका जो काम होगा बेसिकली सर्टिफिकेट का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ इतना होगा कि वो इंसान जो सीए के अंडर में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो उस पर्टिकुलर फेथ का है। इस चीज़ को कौन चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, वो प्रीस्ट जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का है। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट बढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे ये एप्लीकेशन जब बढ़ जाएगा, जब उसका रिलीजन के वैलिडेशन हो जाएगा कि वो जो जिस इंसान ने अप्लाई किया है वो उन्हीं पर्टिकुलर 6 रिलीजन्स जो सीए में मेंशन किए हैं उनमें से है, या उन 3 कंट्रीज से है जिनको सीए के अंडर में मेंशन किया है, इधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर आप उन 3 कंट्रीज से हैं, किसी भी 3 कंट्रीज से हैं और आप इन किसी भी 6 रिलीजन्स के अंडर में फॉल करते हैं और आपको एक लोकल प्रीस्ट ने सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया है, उसके बाद आपने इस प्रोसेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। फिर क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन देंगे तो फिर आपको वहाँ से एक अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर अपॉइंटमेंट के दिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को होंगे उनको वेरीफाई करना होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे कहाँ पे, द फाइनल डिसीजन ऑन एप्लीकेशन विल बी देन बी टेकन बाय द एम्पावर्ड कमिटी हेडेड बाय द डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस इन ईच स्टेट। तो जो वो एप्लीकेशन होगी, जो फाइनल एप्लीकेशन होगी, वो डायरेक्टर ऑफ सेंसस हैं, जो सेंसस ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं हर स्टेट के, वो उनके पास जाएगी। फिर एप्लीकेंट जो होगा अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन वो जाएगा डायरेक्टर के पास में, फिर उसके जो जितने भी वेरिफिकेशन होंगे वो वहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इसके साथ में इस आर्टिकल में जितनी रेलेवेंट चीज़ें थी वी हैव कवर्ड इट ऑल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो द नेक्स्ट important news headline for the day is nothing important from the examination point of view, but हाँ इसमें हमारे अगर कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आर्टिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वी ऑल नो कि अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो आफ्टर दैट अरेस्ट वाज मेड, फिर एक यूएस का स्टेटमेंट आया था उस चीज़ को लेकर के। यूएस का एक स्टेटमेंट ये था कि वो चाहते हैं कि यूएस चाहता है कि केजरीवाल के केस में जितनी भी चीज़ें हैं वो जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाना चाहिए वो प्योरली या कहें पूरी तरीके से कम्प्लीटली फेयर लीगल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के जो एक स्टेटमेंट आया था यूएसए का, तो उस पर अब एक इंडिया का भी एक रिमार्क आया है। तो इंडिया ने क्या किया है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसने कहा है फेलो डेमोक्रेसीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी एंड हाईलाइटेड इंडियाज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो हमारी कंट्री का जो स्टेटमेंट आया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, उनका ये कहना है कि हर एक डेमोक्रेसी को, एवरी डेमोक्रेसी शुड रिस्पेक्ट द फेलो डेमोक्रेसीज। ठीक है, और मतलब सारी डेमोक्रेसीज जितनी भी हैं उनको अपने जो फेलो काउंटर पार्ट्स डेमोक्रेसीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, मतलब ऐसे स्टेटमेंट क्यों आया है, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट, इफ़ अ कंट्री लाइक यूएस इज गिविंग अ स्टेटमेंट ओवर अरेस्ट विच वॉज प्योरली लीगल इन नेचर, और उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग द सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो इसके लिए, इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इस यूएस के स्टेप को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया है और उसको लेकर के अपना भी एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो ये फिर आप लोग देख रहे हैं वही पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनकी रेलेवेंस इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा है बट एग्ज़ाम्स में बहुत कम है, तो इनको हम लोग अभी स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी क्या हुआ था, हाँ, सो अभी तो गुजरात यूनिवर्सिटी में अभी कुछ टाइम पहले मार्च 16 के आसपास में एक जो फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, उन पे अटैक किया गया था। वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स थे और जो मेन
रीज़न था उसका ये था कि वो लोग बेसिकली रमज़ान का महीना था, तो वो लोग नमाज के टाइम पे उन लोगों पर वो अटैक हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर के पहले इस पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो हो नहीं रही थी, बट एक वीडियो के वायरल होने के बाद से इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो बहुत स्पीड अप प्रोसेस को है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड अप किया जा रहा है। ठीक है, तो इस पे पूरा ये था कि जो रात के टाइम की नमाज होती है उसके टाइम पे इन लोगों पर अटैक हुआ था, फॉरेन नेशनल्स हैं इन लोगों पे। और फिर जो वो एक्यूज थे उनको भी पकड़ लिया गया है, और उन पे फिर आईपीसी के जो अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं, अनलॉफुल असेंबली, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, राइटिंग एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, वो सारे चार्जेस पुलिस ने उन 6 अटैकर्स पे, असैसिन्स पे प्रेस किए हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक मतलब अगर देखा जाए कि कॉलेज या स्टूडेंट में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन या फेथ के लोगों को दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें, डिफरेंट फूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट वेदर, एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट फॉर देम, तो चीज़ें उनके लिए काफ़ी टफ होती हैं। ठीक है, तो इस न्यूज़ में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था कि आप फॉरेन नेशनल्स थे, गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, फिर रात की जो नमाज़ होती है उस टाइम पे उन पे कुछ वहाँ के लोकल्स ने या लोकल स्टूडेंट्स ने अटैक किया था। तो या हाँ, ये एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो व्हाट हैपन इज़ कि एक केरला कला मंडलम करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो मोहिनी यट्टम करके एक डांस फॉर्म होती है, मोहिनी यट्टम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को लर्न करने के लिए जो पहले परमिशन थी वो सिर्फ गर्ल्स को थी। इस पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी में कला मंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी जो थी, यहाँ पे मोहिनी यट्टम करके जो डांस फॉर्म है उसको वहाँ उसमें उस पर्टिकुलर कोर्स में सिर्फ अभी तक गर्ल्स या विमेंस या फीमेल ही एडमिशन ले सकती थी, बट जो ये क्राइटेरिया या ये रिक्वायरमेंट थी इसको क्वॉश कर दिया गया है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही। अब जो लड़के भी हैं या बॉयज़ या मेल्स जो हैं, मेल कम्युनिटी है जो, वो भी इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के लिए मोहिनी यट्टम उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को सीखने के लिए एप्लीकेशन इस यूनिवर्सिटी में दे सकती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मोहिनी यट्टम को पीजी लेवल तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर 28th of March 2024 is तो अभी अभी मतलब क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट केस में ये कहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे या पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते थे, तो उनको जब बेल दी जाती थी या उनको जब वो बेल एप्लीकेशन वो मूव करते थे, तो उसमें कई बार जो बेल की कंडीशंस होती हैं कि कई बार जब आपको बेल ग्रांट की जाती है तो उसके साथ में कुछ अटैच्ड कंडीशंस होती हैं कि क्या आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप उन कंडीशंस का वॉयलेट करते हैं तो फिर आपके जो बेल बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ उस समय आप देते हैं वो सारी फोरफिट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेल देने के टाइम पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी तरीके का आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये उसके राइट्स का वायलेशन होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो इस पर कहना क्या है, तो द सुप्रीम कोर्ट सेड जजेस शुड नॉट ऑर्डर एक्यूज पर्सन टू सरेंडर देयर राइट्स टू बी पॉलिटिकली एक्टिव इन रिटर्न फॉर द बेल। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बेल के बदले में आप किसी को उसका पॉलिटिकल राइट सरेंडर करने के लिए नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, पॉलिटिकल राइट, किसी के पॉलिटिकल राइट्स और बेल, ये बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मतलब कोर्ट इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को बेल देना है आपको, तो उसमें आप ये कंडीशन अटैच नहीं कर सकते हैं कि आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिनिमम रहना चाहिए। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये किसी के पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, तो a three-judge bench led by Justice B.R. Gawai in a recent order said to compel a person to stay away from politics by making his or her bail conditional on that is a plain violation of fundamental rights. So if you are putting, or if you are imposing a condition that the person who is applying for the bail cannot participate in any political activity, that is the violation of fundamental rights, plain violation of fundamental राइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कोर्ट किसी को भी बेल इशू करने के टाइम पर उसमें एक प्री कंडीशन नहीं अटैच कर सकता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप ऐसा कंडीशन कोई इम्पोज करते हैं तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, और वो फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन होगा। ठीक है, ऐसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुझे जब अपना पॉलिटिकल राइट देंगे तब मैं आपको बेल दूंगा। ठीक है, कोर्ट की ड्यूटी होती है बेल देना, आप फेयर चीज़ें डिमांड करिए, बट किसी के पॉलिटिकल राइट्स को सरेंडर करवाना, दैट विल लीड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो मनरेगा के बारे में तो आप सब लोगों को मोस्टली पता ही होगा। सो मनरेगा में क्या था कि इसमें जो होता है आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रहता है जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी आपको देता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो वेजेस हैं उनको रिवाइज़ किया जाएगा। अब वेजेस जो थे उसमें 8 से 10% तक का हाइक हुआ है पैन इंडिया अक्रॉस स्टेट्स। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं। ठीक है, तो दो ये हाइक जो था ये 7 रुपये से लेकर के ये जो हाइक था ये 7 रुपये से लेकर के 34 था। 7 रुपये का हाइक कहाँ पे हुआ है? यूपी में। 34 रुपये का हाइक कहाँ पे हुआ है? गोवा में। ठीक है, तो यूपी में पहले 230 रुपये थे, अब 237 हैं। गोवा में पहले 322 थे, अब 356 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि मनरेगा में जो मिनिमम वेजेस में चेंजेस थे वो आए हैं। अब मिनिमम वेजेस में जो चेंजेस हैं वो 8 से 10% तक का हाइक हुआ है। 7 रुपये से लेकर के 34% तक का, 7 रुपये से लेकर 34 रुपये तक का हाइक है। यूपी में 7 रुपये का हुआ है सबसे ज़्यादा, गोवा में 34 रुपये का हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेट हरियाणा है जो वो सबसे अच्छा वेज प्रोवाइड कराती है अंडर द मनरेगा स्कीम। ठीक है, तो हरियाणा कितना प्रोवाइड कराती है? हरियाणा जो प्रोवाइड कराती है वो 374 रुपये प्रोवाइड कराती है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दैट इज़ आई गेस ओवर 25% या ओवर 30%। तो मनरेगा में भले यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मिनिमम वेजेस मिलते हैं, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, वो भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था कि जो मिनिमम वेजेस होते हैं पैन इंडिया वो उसमें हाइक हुआ है 8 से 10% का। अगर इसको हम लोग अमाउंट में अगर कैलकुलेट करें तो 7 रुपये से लेकर 34 रुपये तक का हाइक है। 7 रुपये का यूपी में, 34 रुपये का गोवा में। हाईएस्ट वेजेस कहाँ पे हैं? हरियाणा में 374 रुपये। ठीक है, moving on to the next important news headline for the day. So the next important headline is Congress names 14 candidates in fresh list। political news है सारी, so इसको skip करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। So the next important news headline,
इंडिया अचीव 16% डिक्लाइन इन न्यू टीबी केसेस सिंस 2015। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि इंडिया में जो टोटल टीबी केसेस पहले आते थे उसमें 16% का डिक्लाइन हुआ है। कट ऑफ डेट क्या है? 2015। सो 2015 के बाद इंडिया में जितने भी केसेस टीबी के पहले रिपोर्ट होते थे प्रायर 2015, उसमें 16% का डिक्लाइन हुआ है। और 18% मतलब 18% डेथ्स अब कम हो रही हैं और 16% केसेस कम रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 2015 कट ऑफ डेट है, सिक्सटीन परसेंट रिडक्शन जो हुआ है वो केसेस में हुआ है, 18% हुआ है वो मॉर्टेलिटी में, मतलब मरने वालों के नंबर्स में। ठीक है, और इंडिया ने जो एक इंडिया का खुद का भी जो टारगेट है वो है 2025 तक इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक वो टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का उनका जो है वो टारगेट उन्होंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। ठीक है, अब सेंटर का एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी था 2017 से लेकर के 2025 के बीच का। ये 8 साल 8 ईयर लॉन्ग प्लान था। इस 8 ईयर लॉन्ग प्लान के अंडर ही गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया था कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया विल एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस रिपोर्ट पे बस आप लोगों को फैक्ट नंबर्स दो हैं याद रखने कि 16% जो डिक्रीज़ हुआ है वो किस में हुआ है टोटल केसेस में। 18% का जो रेट है वो मॉर्टेलिटी में, मतलब पहले दो प्रायर 2015 जितनी डेथ्स होती थी उसमें 18% का रिडक्शन हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन। ICMR ICMR set to bring in evidence-based norms for lung cancer management। सो बेसिकली लंग कैंसर मैनेजमेंट के बारे में पूरा आर्टिकल है। लंग कैंसर के बारे में बेसिकली कहें तो लंग कैंसर इतना ज़्यादा जब कैंसर अपने आप में ही इतना ज़्यादा फेटल डिजीज़ है, और इससे अलावा भी जो लंग कैंसर होता है, ठीक है, तो इंडिया में जितनी डेथ्स होती हैं कैंसर से जुड़ी हुई उसमें से जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो लंग कैंसर की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 10% है जो टोटल कैंसर से डेथ्स होती हैं इंडिया में। ठीक है, सो अभी इसमें हुआ क्या है या क्या जो लंग कैंसर मैनेजमेंट होगा इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें होंगी या कैसे होंगी, तो इसमें एक देख लेते हैं। द काउंसिल, तो ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च has launched an expression of interest from researchers who are interested in conducting systematic reviews and meta analysis। मतलब जो लोग रिव्यू करना चाहते हैं या बहुत माइक्रो मतलब माइक्रो या बहुत एडवांस लेवल पे कितना भी कुछ डेटा एनालिसिस वगैरह करना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की उनको स्टडी करनी है, तो उनको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको जो ICMR है वो जो डॉक्टर्स हैं उनसे वो चाह रही है कि जो जो लोग ये रिव्यू या एनालिसिस या रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑलरेडी ये कहना है कि जो कैंसर जैसी डिसीज़ है ये पब्लिक कंसर्न है। तो ये चीज़ तो सबको पता है कि कैंसर जो इतना फेटल डिसीज़ है ये सच में एक पॉइंट ऑफ थिंक है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में एक ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी कि कैसे कैसे करके हमको जो लंग कैंसर मैनेजमेंट हैं उनको मैनेज करना है। तो अलग अलग तरीके की स्टडीज़ की जाएंगी, अलग अलग तरीके की रिसर्च होंगे, एनालिसिस होंगे, रिव्यूज़ होंगे, फिर उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा फिर उससे जो है एक नॉर्म्स बनेंगे, किस चीज़ को लेकर क्या गाइडलाइंस बनेंगी लंग कैंसर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। तो इसमें यही था कि जो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मतलब एक
बड़ा एक स्टेप लिया था कि उन्होंने बोला था कि हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उन्होंने एक एरिया पर्टिकुलर एक एरिया अलॉट किया था। वो था 42 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि आप प्लांटिंग ट्रीज़, ये एरिया जापान का जितना टोटल एरिया है उससे भी बड़ा है ये एरिया। तो ये बेसिकली जो ट्रीज़ प्लांट किए जाने वाले थे इस पर्टिकुलर एरिया में 42 मिलियन हेक्टेयर्स में, ये किस लिए प्लांट किए जाने वाले थे? तो बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया की जो कार्बन क्रेडिट स्कीम थी कि हम जितने पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा एफॉरेस्टेशन होगा उससे कार्बन फुटप्रिंट्स तो कम ही होते हैं। तो उस कार्बन क्रेडिट स्कीम जो थी ऑस्ट्रेलिया की, इसके अंडर इन्होंने 42 मिलियन हेक्टेयर लैंड भी अलॉट किया था। बट इसके जो इम्पैक्ट हैं जितना जैसे सोचा गया था वैसा अभी तक नहीं रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में बस एक यही चीज़ देखनी थी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जो हम लोग अभी प्रीवियस एक आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कर भी रहे थे, तो उसमें से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी की, जो टोटल ट्रीज प्लांट किए गए थे, तो उसमें से जो 80% पेड़ हैं उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वो बहुत स्टैगनेंट तरीके से हैं, या मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने एरिया भले 42 मिलियन हेक्टेयर्स का अलॉट कर दिया, उसमें पेड़ चाहे जितने लगा दिए हों, बट 80% जो मतलब आपने ट्रीज़ प्लांट किए हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो यू आर नॉट एक्चुअली अचीविंग दोज कार्बन क्रेडिट्स जो आप अचीव करना चाहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांटिंग द ट्री। आप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्लांट करने से ट्री, क्योंकि जब पेड़ छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग होता है। जब प्लांट्स का डेवलपमेंट ही बहुत ही स्टैगनेंट कंडीशन में है, वो भी 80% प्लांट में, तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब जो ये एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो पोस्ट इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रहा है हमस के साथ में, इसराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसके बाद से ये पर्टिकुलर जो दो वर्ड्स हैं इनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड। क्यों? क्योंकि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तो गाज़ा में जितने भी लोग गाज़ा स्ट्रिप के पास या पैलेस्टीन में जहाँ जहाँ पे हमस के लोग थे, वहाँ वहाँ पे जहाँ पे ये वॉर हुआ है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ना तो उनके पास खाने को खाना है, पानी कुछ भी नहीं है। मतलब जो मैक्सिमम बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की उनको मतलब नहीं मिल पा रही हैं। तो उस चीज़ की वजह से, और वॉर कॉन्टीन्यूसली चल ही रहा है, तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के अभी अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन आया था। वो रिजोल्यूशन लेकर के कौन आया था? वो रिजोल्यूशन लाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो रेजोल्यूशन लेकर के आया था। वो रेजोल्यूशन था बेसिकली सीज़ फायर के लिए था, इसराइल में वहाँ पे मतलब गाज़ा में सीज़ फायर को, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं जो बॉर्डर्स पे अभी तक वेट कर रही हैं कि हमें क्लियर पैसेज मिले या सीज़ फायर हो तब हम जा सकें, तो उसको लेकर के मतलब बेसिकली एक रेजोल्यूशन आया था। तो उस रेजोल्यूशन में दो कंट्रीज़ ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था। तो वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? रशिया एंड चाइना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पॉलिटिक्स बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ह्यूमैनिटेरियन एड के पीछे का पॉलिटिक्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेसिफिक आर्म है, उसका नाम है यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, UNRWA। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन एड्स को जो अफेक्टेड एरियाज़ तक है वहाँ तक पहुँचाना इस UNRWA का काम होता है। कि जो मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं गाजा वाजा में, उन वहाँ तक इन लोगों को काम प्रोवाइड मतलब सारा जो रिलीफ मटेरियल है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो प्रोवाइड करना। बट हुआ क्या है कि यूएस की जो कांग्रेस है उसने एक मार्च 2025 तक UNRWA की जो फंडिंग है उसको रोकने के लिए कहा है। ठीक है, अब यूएसए ने ही UNRWA की फंडिंग रोकी है। एक्सक्यूज में, यूएसए ने ही UNRWA की फंडिंग रोकी, यूएस कांग्रेस ने 2025 तक के लिए। अब यूएस वो रेजोल्यूशन लेकर के आ रहा है UNSA में कि UNGA में कि वहाँ पर जो सीज़ फायर है वो होना चाहिए।
तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये मतलब बेसिकली जो पॉलिटिक्स है कि आप कंट्री में एक आप खुद आपने बोला है कि जो एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एजेंसी है, हम उसको कोई भी फंडिंग नहीं देंगे 2025 मार्च तक, बट बल्कि आप दूस, दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है UNRWA, जिसकी एक मतलब एक आर्म थी, आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप कह रहे हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुँचानी है हमें। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो, या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। The announcement by US President Joe Biden to build a temporary pier of Gaza coast in the Mediterranean Sea to deliver humanitarian aid to Palestinians in Gaza is an example of how a simple act of sending food and medicines to a population that has been starved of both can become hostage to पॉलिटिक्स। मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं गाज़ा में, उनको इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब बाहर की चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, क्या कंडीशन है। उनको जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है खाना और कपड़ा, उनको वही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब इन सब चीज़ के लिए, अब जैसे इसराइल और यूएस के रिलेशंस को पोस्ट दिस वॉर बहुत अच्छा माना जा रहा था, और आफ्टर दिस वॉर मतलब यूएसए ने पूरा स्टैंड लिया था इसराइल के लिए, उसको बैक किया था कि, और क्रिटिसाइज भी किया था हमास को। बट तो अगर यूएस और इसराइल के बीच में ऐसे रिलेशंस हैं, तो क्या यूएसए इसराइल से ये नहीं कह सकता है, सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, या थोड़े टाइम के लिए इस वॉर को रोकने के लिए नहीं कह सकता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं वो ईजिली, उनका जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो ईजिली हो सके। बट ऐसा यूएसए ने कहा नहीं। अब उसके जगह पे किया क्या जा रहा है कि 1.4 मिलियन की जो पॉपुलेशन है पैलेस्टीनियन, जो रफ़ाह में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, तो उन 1.4 मिलियन पीपल के लिए, यानी 14 लाख लोगों के लिए सिर्फ 38,000 जो फूड पैकेट्स थे उनको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, और उसमें से कुछ जो फूड पैकेट थे वो सी में भी चले गए थे। तो उसको मतलब रिसीव करने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट 112 के करीब पैलेस्टीनियन थे जो इंजर्ड हुए हैं या जिनकी जान भी गई है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उस पर हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व मिलिटरीली बाय ट्रीटिंग इट एज अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसमें तीन तरीके की चीज़ें हैं कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर यूएसए इसराइल से रिक्वेस्ट करे तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स पास हो सकती हैं। तो अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग तरीके का पॉलिटिक्स जो है वो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में लेकर के आ रहा है। पर इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं? बाय द यूजिंग मिलिट्री। और मिलिट्री इसको कैसे ट्रीट करे? एज अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। ये कोई लॉजिस्टिक्स की दिक्कत नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन एड्स वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की दिक्कत तब होती जब वहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होते अवेलेबल, तब हम लोग इस चीज़ को बोल सकते थे कि लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है। बट दिक्कत क्या है कि वहाँ पे अभी तक सीज़ फायर ही नहीं हो पाया है। तो अगर जब सीज़ फायर नहीं हो पाएगा, और यूएसए और इसराइल के ऐसे रिलेशंस हैं कि अगर यूएसए चाहे तो इसराइल को थोड़ा सा परसुएसिव पावर्स का यूज़ करके सीज़ फायर के लिए कह सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको दिमाग में रखनी है कि जो पॉलिटिक्स होती है ह्यूमैनिटेरियन एड्स की वो इसी तरीके से होती है। कैसे कि आपने UNRWA की फंडिंग बंद कर दी है 2025 मार्च तक। उसके बाद आप फिर एक रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं कि जो इसराइल में सीज़ फायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचाने के लिए जो डेडिकेटेड एजेंसी है वो कौन सी थी? UNRWA, जिसके फंड्स आपने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए हैं 2025 तक। तो जो पॉलिटिक्स, जो टाइटल में पॉलिटिक्स वर्ल्ड का यूज़ किया गया था, बेसिकली वो इसी पॉलिटिक्स की पूरी बात हो रही थी। ठीक है, अब जैसे इसराइल का भी जो मेन एम था इस पर्टिकुलर वॉर का, वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे इसराइल के। पहला क्या था? पहला ये था कि जो उनके हॉस्टेजेस हैं उनको हम छुड़ाएंगे, और सेकंड वी विल एलिमिनेट
द हमस मिलिटेंट्स, और हम इनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि पॉलिटिकल एड्स का बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ भी किया जाता है। अब जैसे किसी कंडीशन की अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजते हैं तो उस वो कहते हैं ना कि गुड डीड्स नेवर गो इन वेन, तो वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है। अब अलग अलग स्टेट्स भी, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु बेसिकली हो गया, तो उसने श्रीलंका को मतलब एड भेजा था। वो एड कब भेजा था? जब श्रीलंका की इकॉनमी कुछ दिन पहले क्रम्बल कर रही थी, तो तमिलनाडु ने भी श्रीलंका को ये सारी एड्स जो हैं वो भेजी थी। तो इस इन एड्स के बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं, बट मतलब जब वो एड टाइम पे पहुंच जाए। अब इसराइल या मतलब पैलेस्टीन में जो गाज़ा स्ट्रिप के आसपास में लोग रह रहे हैं, उनको एकदम वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि इस पूरी पॉलिटिक्स जो एक इंटरनेशनल फ्रंट पे चल रही है, एक वॉर ऑलरेडी चल रहा है, उसके बावजूद पॉलिटिक्स की वजह से उनको जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिलना चाहिए, वो ह्यूमैनिटेरियन एड उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द एक ये केस दे करके समझाया गया है, एक एग्जांपल दे करके अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में कैसे कैसे हुआ था। ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द P5। अब ये P5 कौन है? जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, वही हैं P5 जिनको बोला जाता है। For example, due to pressure from the P5, the 5 permanent members of the UNSC and others to establish political relations with Taliban in December 2021, the UNSC agreed to open-ended humanitarian aid to Taliban। ठीक है। अब आप देखिए कि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान में पूरा सा सिनेरियो पूरा चेंज हुआ था, जब यूएसए ने अपने ट्रूप्स को वापस खींचा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान में यूएनएससी में जो P5 होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है परमानेंट में, उनके प्रेशर की वजह से तालिबान दिसंबर 2021 में तालिबान अक्वायर्ड अफगानिस्तान, या कहीं तालिबान रूल अफगानिस्तान जो है, वहाँ पे एड भेजना पड़ा था किसको? यूएनएससी को, ठीक है। और मतलब ये एड आपने भेज दिया था बिना किसी प्रायर किसी कंडीशन के। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले का जब न्यूज़पेपर हम एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि अंडर द रिजीम ऑफ तालिबान वहाँ पे जो कंडीशन है विमेन की, वो डे बाई डे कैसे मतलब गिरती जा रही है, कि वहाँ पे विमेन को स्कूल जा कर के पढ़ना अलाउड नहीं है, उनको घर पे रह कर के ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से ही उनको पढ़ना होगा। बट पोस्ट कोविड हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ही ली है कि ऑनलाइन सिस्टम को सेटअप करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें तालिबान के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब वहाँ पे विमेन एक पूरे जेंडर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद आपने तालिबान को जो है वो एड दिया था। बट इसराइल में जहाँ पे एड की अभी इस टाइम पे सच में ज़रूरत है, वहाँ पे एड जितनी एड पहुँचनी चाहिए वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है। जो एड रोड्स के थ्रू जानी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर्स के थ्रू जानी चाहिए, उसको मतलब ड्रॉप किया जा रहा है फूड पैकेट्स को। उन फूड पैकेट्स को रिसीव करते करते भी लगभग 12-15 लोग मर ही जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स की पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये ह्यूमंस की लाइफ्स को क्लेम कर रही है, कि खाने के लिए 12 लोग मर गए उन पैकेट्स के लिए, उन एड के लिए। तो ये चीज़ समझनी होगी कि जो भी है क्लियर होना चाहिए इंटरनेशनल फ्रंट पे भी। यूएसए जैसी कंट्री जिसके इसराइल के यूएसए से बहुत अच्छे टाइज थे, बट ना तो यूएसए ने इसराइल को एक बार भी परसुएट किया, एटलीस्ट सीज़ फायर के लिए तो किया ही जा सकता था ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ब्रीफ टाइम के लिए सीज़ फायर हो, रमज़ान का महीना है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है वो ईज़िली वहाँ तक पहुँच पाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ केस अगेंस्ट प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट, ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट in a recent order cautioning courts against granting pre-trial injunctions against the media in civil suits for defamation is a reminder that such orders could have severe ramifications on the freedom of speech and may impair the public's right to know। अब ये जो चीज़ थी, इसमें हुआ क्या था कि जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो मर्जर और एक्विजिशंस का टाइम, मतलब बहुत टाइम से जो न्यूज़ था उस चल रहा था,
तो इसको लेकर के अभी ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल छपा था। तो ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आया था जे एंटरटेनमेंट को लेके, ठीक है। अब क्या है, एक्सक्यूज में, या granting interim injunctions before the trial commences in a cavalier manner results in a stifling of public debate, the court observed, while setting aside a Delhi lower court order confirmed by the Delhi High Court that directed news outlet Bloomberg to take down an article concerning Z Entertainment Enterprises Limited within a week for being allegedly डिफेमेटरी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लूमबर्ग में जो आर्टिकल आया था उसको बेसिकली लोअर कोर्ट ने पहले कहा कि आपको उस आर्टिकल को हटाना होगा, फिर हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अफर्म किया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको वो आर्टिकल या जो आपने न्यूज़ आर्टिकल छापा है उसको आपको टेक डाउन करना होगा। फिर क्या हुआ है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि जो प्री ट्रायल इंटरिम इंजंक्शन होता है, मतलब कि अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी ट्रायल की स्टेज तक केस पहुंचा ही नहीं है, अभी कोर्ट में मामला पहुंचा, प्री ट्रायल स्टेज में ही इंटरिम इंजंक्शंस या इंटरिम प्री ट्रायल में जो, अगर आप प्री ट्रायल स्टेज में किसी न्यूज़ कंटेंट पे या जर्नलिस्टिक कंटेंट पे अगर आप कोई ऑर्डर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मीडिया का काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। अब आप ट्रायल के पहले ही अगर आपने बोल दिया कि उस कंटेंट को आपको टेक डाउन करना है विदाउट गोइंग इनटू द मैटर कि उस कंटेंट का रेलेवेंस क्या है, उस कंटेंट में कितनी क्या सच्चाई कैसी, आप बिना किसी चीज़ में गए आपने सीधे ये बोल दिया कि आपको इस कंटेंट को हटाना है, तो कहीं ना कहीं मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट अगर आप कोर्ट अगर न्यूज़ उस पर्टिकुलर न्यूज़ को हटाने के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो जो कॉमन सिटीजन्स है हमारे कंट्री के, तो ये उनके भी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी उनके भी जो अलग अलग चीज़ें जानने के जो अधिकार होते हैं उसको भी तो ये वॉयलेट कर रहा है ना, कि पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ आने से पहले आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं 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 आपको ये चीज़ हटानी है, तो वो चीज़ है वो गलत है। कि प्री ट्रायल स्टेज में आप ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते किसी जर्नलिस्टिक कंटेंट को लेकर के कि आपको उस कंटेंट को हटाना होगी। वंस द ट्रायल इज़ ओवर आपको जो ऑर्डर देना है वो दीजिए, एटलीस्ट जब ट्रायल चल रहा हो तब भी बात अलग है, बट प्री ट्रायल स्टेज में अभी तो कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, आपने प्री ट्रायल स्टेज में ही उसको उस पर्टिकुलर आर्टिकल को जो था वो हटवा दिया। तो ये चीज़ जो थी इस पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो जर्नलिस्टिक कंटेंट होता है इस पर प्री ट्रायल स्टेज जो होते हैं उस पर थोड़ा सा मतलब कोर्ट्स को बचना चाहिए कि प्री ट्रायल स्टेज में जैसे लोअर कोर्ट ने उस कंटेंट को हटाने के लिए बोल दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब किन किन सिचुएशंस में डिफेमेशन वाली चीज़ जो थी मतलब मीडिया हाउसेस पे ये सिविल डिफेमेशन वाली, ठीक है। तो एक केस भी था बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन का, जिसमें जो कॉमन लॉ का एक केस है उसमें कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए थे that there can be an injunction in a defamation suit only if the court feels that the content is defamatory and there can be no way the publication can be justified during the trial, for instance by pleading the defense of truth and public interest। तो अगर आप ट्रायल में गए होते तभी तो आपको पता होता ना कि वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, या उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या नहीं है, या डिफेंस ऑफ ट्रूथ जो है वो उसको अवेलेबल है या नहीं है। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल सपोज करिए छापा है एक्स न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसमें एक्स न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल छापा वाई कंपनी के अगेंस्ट में। अब वाई कंपनी ने कोर्ट में प्री ट्रायल स्टेज में कोर्ट में गई है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि एक्स न्यूज़पेपर में मैंने जो आर्टिकल छापा है उसको टेक डाउन कर दीजिए। अब इसमें जो मेन चीज़ आ रही है कि कोर्ट ना तो इसके कंटेंट में गया है कि मैंने क्या कंटेंट छापा है न्यूज़पेपर में या क्या मतलब मैंने पब्लिश किया है। दूसरा चीज़, अगर ट्रायल होता तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका मिलता कि शायद ये न्यूज़पेपर सर्विस में डिफेंस ऑफ ट्रूथ जो डिफेमेशन के अलग अलग डिफेंस होते हैं वो शायद उसको कहीं ना कहीं मिल जाते, ट्रूथ का या
बैलेंस्ड ओपिनियन था या पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ सही थी। तो प्री ट्रायल स्टेज में किसी भी चीज़ प्री ट्रायल स्टेज में ऐसा ऑर्डर देने से ये सारी चीज़ों का लॉस होता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए या पब्लिक डोमेन में चीज़ें आना ज़रूरी है या पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली इस आर्टिकल की रिलेवेंस बढ़ जाती है कि प्री ट्रायल स्टेज में आप किसी को ये नहीं समझा सकते, आप किसी मीडिया हाउस से ये नहीं कह सकते जिस पर डिफेमेशन का सूट है कि आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल को टेक डाउन करना होगा। ट्रायल में जाने देते हैं, अगर ट्रायल में उस पर्टिकुलर आर्टिकल में किसी भी तरीके के कोई फ्लॉज नज़र आते हैं या कुछ भी होता है तो तब उस न्यूज़ आर्टिकल को हटवाया जा सकता है। बट एक बार ट्रायल तो शुरू होने देना चाहिए, ठीक है। अभी तो तेलंगाना फिजिकल चैलेंज, तो तेलंगाना में बेसिकली क्या हुआ था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंट में प्री इलेक्शन में उन्होंने कुछ कुछ पोल प्रोमिस किए थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसे वहाँ पे, तो वहाँ पे बेसिकली जो 6 पोल प्रोमिस किए गए थे, बट जो तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेट पर्स है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज, मतलब अलाउ इन द सेंस कि वहाँ का जो बजट है वो नहीं अलाउ कर रहा है, क्योंकि वहाँ का बजट जो है वो थोड़ा सा अभी ना डाउन ट्रॉडन है। तो इस वजह से इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। बट फिर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ही करेगी, क्योंकि पोल प्रोमिस को पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इतना ज़्यादा रिलेवेंस देती हैं या इम्पोर्टेंस देती हैं। तो इन पोल प्रोमिस को पूरी करने के लिए जो पूरे स्टेट पे एक अलग तरीके का फिजिकल स्ट्रेस आएगा या फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आएगा उसको भी स्टेट को झेलना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग अ चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। अब चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना कितने टाइम से ताइवान को एक अपनी टेरिटरी मानता है। तो ठीक है, वो चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही कंट्री का पार्ट मानता है। और उसके बाद यूएसए का इस पर एक अलग स्टैंड है। यूएसए ने हमेशा तालिबान की जो सोवेरेनिटी है या जो इसकी इंडिपेंडेंस है उसको हमेशा अलग माना है, और यूएसए ने कभी भी अ, ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं माना है, ठीक है। तो अब इसमें चाइना के लिए भी मतलब इंडिया के लिए आर्टिकल की रिलेवेंस क्यों बढ़ जाती है हमारे लिए, क्योंकि चाइना हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस भी जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ताइवान के लिए हम ताइवान जैसे कंट्री की या ताइवान की हमारे लिए क्या रिलेवेंस है, तो ताइवान के हमारे लिए ये रिलेवेंस है कि ताइवान के साथ पोस्ट 2001 हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम था वो 7 टाइम्स अभी तक बढ़ चुका है। सेमीकंडक्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशंस, या अब अभी कुछ टाइम पे पहले ये भी आया था कि ताइवान की एक फर्म थी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भी जो है उसको भी इस्टेब्लिश करने का अभी जो है वो सोचा है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं कि फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगा ही, ठीक है। अब अगर चाइना किसी तरीके का कोई अटैक करता है ताइवान पे, तो वो मतलब इंडिया को भी उसके कुछ ना कुछ जो रैमिफिकेशंस हैं उनको झेलना पड़ेगा, रिपरकशंस हैं उनको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिपरकशंस क्यों झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर दो कंट्रीज़ वॉर में इन्वॉल्व हैं, अब ये चाइना ये इंडिया ताइवान, ठीक है। तो अगर इन दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होगा, इस कंट्री का यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़र्क जो है वो हमारी कंट्री पे तो पड़ना ही। अगर ऐसा होता है, अगर चाइना जो है ताइवान पे वॉर करता है, तो इससे जो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें ऑलमोस्ट 10% का चेंज आएगा। ये बढ़ेगा नहीं पोस्ट वॉर, ये नीचे ही जाएगा। तो ये वर्ल्ड जीडीपी की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है। It's while a conflict itself would be while a
While a conflict itself will be calamitous, its outcome would further worsen India's long-term international position depending on which side prevails. ठीक है, तो अब जैसे अगर ये वॉर है तो वॉर में अगर चाइना जीतता है तब इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं रहने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा इस चीज़ का। और फिर जैसे यूएसए भी जो है हर कंट्री को वो जैसे मनरेगा की तरह वो भी सिक्योरिटी स्कीम्स बांटता चलता है कि हम देशों के रक्षक हैं, हम हर देश की रक्षा करेंगे, विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी कंट्री। तो अगर ताइवान पे चाइना अटैक करता है और जबकि यूएसए जो है वो ताइवान को एक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री का वो जो स्टेटस है उसने हमेशा दिया है, ठीक है, तो अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है और वो इस वॉर में जीत जाता है, क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली कहें या कहीं ना कहीं से जैसे हर एक कंट्री जो है अभी पहले यूक्रेन को जैसे उन लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड कराया वैसे वो ताइवान को भी कराएंगे, और उसके बावजूद अगर चाइना ताइवान को वॉर में हरा देता है तो यूएस की जो पोजीशन होगी इंटरनेशनल फ्रंट पे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ अभी जो हैं वो मतलब थोड़ा सा एक प्रेशर में भी रहते हैं यूएसए के इस चीज़ की कि वो यूएसए जो है अपने आप में बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है। तो अगर एक बार चाइना ने ताइवान को उस वॉर में हरा दिया, हाइपोथेटिकल वॉर में जो मतलब ऐसा सब अज्यूम कर रहे हैं होने वाला है, तो जो यूएसए का इंटरनेशनल रेपुटेशन होगा इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा उस पर एक कहेंगे ना स्कार रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एक सुपर पावर है, अगर आप एक किसी कंट्री को बैक कर रहे थे कि वो एक किसी पर्टिकुलर वॉर में जीते, और अगर वो कंट्री वॉर में हार जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी तो फ़र्क डालेगा ना, कि आपके सपोर्ट के बावजूद वो कंट्री हार गई। तो इससे क्या होगा कि जो यूएसए का इंटरनेशनल मार्केट में इमेज है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है, और उसके जो सिक्योरिटी अश्योरेंस के जो चीज़ें रहती हैं उस पर भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ताइवान के साथ अगर एक बार ऐसा हो गया तो नो कंट्री विल ट्रस्ट यूएसए एवर अगेन। 2024 records hottest ever January and February. In February 2024, the average global temperature was 13.54 degrees Celsius, the warmest ever for any February. तो अभी 2024 में हम लोग तीसरे महीने में ही हैं, अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और ऑलरेडी हमने एक रिकॉर्ड बना लिया है, एक नेगेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या बना है? वो नेगेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि इस बार के जो जनवरी फरवरी थे देवर हॉटेस्ट एवर ऑन रिकॉर्ड, कि मतलब जब से रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया गया है तब से लेकर के अब तक 2024 की जो जनवरी फरवरी थी ये अब तक की हॉटेस्ट थी। और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या था फरवरी का? 13.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपने इस बार का वेदर का वैसे भी आप लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें देखी होंगी कि लद्दाख वगैरह में कितना लेट जो स्नोफॉल होता है वो स्टार्ट हुआ है, तो ये सब वेदर और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। सो ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है इसमें एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स थे, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो एक ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी, तो इस रिपोर्ट में कहा गया ये उनके अकॉर्डिंग टू ADR कि 17th लोकसभा जो अभी चल रही थी 19 से लेकर के 24 तक, इसमें 222 बिल टोटल प्रेजेंट किए गए। इसमें से अराउंड 40 बिल्स वर क्लियर ऑन द सेम डे, मतलब आज ही इंट्रोड्यूस हुए और आज ही उनको क्लियर किया गया। तो ये डेटा क्या दिखाता है कि मतलब डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक आइडिया होता है वो क्या होता है? प्रॉपर डिस्कशन एंड डिबेट। अगर आप 45 बिल 222 में से अगर 45 बिल मतलब मोर देन 25%, 25 लाइक 20% बिल्स जो है वो सेम डे प्रेजेंट होकर के सेम डे पास भी हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन पर प्रॉपर डिस्कशन या डिबेट नहीं हुई है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फिगर है आज वो है द नंबर ऑफ पीपल टू फेस क्रॉनिक हंगर 783 in million. So I mean out of every 1 million population 783 will face chronic hunger. So that's one important news. Moving on to the next important news headline for the day. So the next, हाँ, वाई आर रोहिंग्याज रिफ्यूजिंग रिस्किंग देयर लाइफ्स एट सी। सो अभी क्या हो रहा है कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं वो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में मतलब एज ए रिफ्यूजी जा रहे हैं, तो इनको लेकर के ये है कि कल भी हम लोगों ने एक माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स को लेकर के एक डेटा पढ़ा था कि
जो टोटल डेथ्स हुई हैं 64,000, उसमें से जो 60% डेथ्स हुई हैं वो ड्राउनिंग की वजह से हुई हैं। ठीक है, तो ये उस आर्टिकल को जो कल का था उसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वाई आर रोहिंग्या रिफ्यूजिंग रिस्किंग their lives at sea. As per the UNHCR, over 4,500 Rohingya refugees set off on dangerous journeys across the Bay of Bengal and the Andaman Sea last year. Out of these, 569 people lost their lives or went missing, marking the highest death toll since 2000. ठीक है, तो जो रोहिंग्याज थे उनको म्यांमार, जो पहले की जिसको बर्मा भी हम लोग बोलते थे, तो इसने कभी भी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनका स्टेटस नहीं दिया था इनको। मतलब म्यांमार उनको हमेशा से मतलब सिटीजनशिप है उसको डिनाई ही करता है। मतलब 1982 के बाद से इनको कभी भी सिटीजनशिप या किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है। अब आप किसी एक कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको एज सिटीज़न वाले किसी भी तरीके के मतलब कोई भी राइट नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? इधर आप सोचिएगा कि मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, आप लोग बस एक चीज़ ये इमेजिन करिएगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये पता चले दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, आपके पास कितने राइट्स बचेंगे, क्या क्या चीज़ें बचेंगी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाली हैं। और म्यांमार ने तो पोस्ट 1982 इनको कभी स्टेटस ही नहीं दिया है कि ये हमारे लोग हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में ही ट्रेवल कर रहे हैं जो रोहिंग्याज हैं। बेसिकली कहाँ कहाँ पे, या तो ये बांग्लादेश जाते हैं या ये इंडिया में भी एंटर करते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रोहिंग्याज थे ये अराकान किंगडम के हैं। ये पहले म्यांमार में अराकान किंगडम था, उससे ये जो उनका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर का है या जो लोग निकल के आए हैं, ये अराकान किंगडम से ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो इस पूरी कम्युनिटी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मिलियन पीपल आर लिविंग इन बांग्लादेश। वो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं बांग्लादेश में, क्लोज टू 1 मिलियन पीपल। और फिर 2017 में एक बहुत ज़्यादा मतलब एक कहिए ना कि बहुत ही एडवर्स एक्ट हुआ था या बहुत ही वायलेंट एक्ट था। उस एक्ट को यूनाइटेड नेशंस ने उस पर्टिकुलर एक्ट को एथनिक क्लेंजिंग का भी नाम दिया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रोहिंग्यास के, इसमें 2017 में एक बहुत ही मैसिव वेव ऑफ वायलेंस आया था म्यांमार में। उसके बाद से बहुत सारे जो इस कम्युनिटी के लोग थे पूरे के पूरे गांव जला दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। तो इन लोगों ने फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट 7.5 लाख रोहिंग्यास थे, वो अलग अलग पार्ट ऑफ बांग्लादेश या अलग अलग जगहों पर वो चले गए। ठीक है, तो इसी चीज़ से जुड़ी हुई पूरा आर्टिकल था रोहिंग्यास को लेकर के कि उनका एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है या उनका जो ओरिजिन है बेसिकली वो कहाँ से है। तो वो है अराकान किंगडम म्यांमार से। फिर इनको 1982 से म्यांमार की जो गवर्नमेंट है या वहाँ पे जो भी सिचुएशन है, इन लोगों ने इनको अपना सिटीज़न कभी नहीं माना। तो उसके बाद से जब सिटीज़न नहीं माना तो वहाँ पे इनके कोई राइट्स वगैरह बचे नहीं। तो इन लोगों ने फिर अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के एज अ रिफ्यूजी ये लोग रहने लगे। फिर उसमें क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मिलियन पीपल आर लिविंग इन बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स हैं। बस इस फैक्ट्स में आपको यही याद रखना है कि एक ऐसी कम्युनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है जिसके पास कोई भी एक वो सारे राइट्स नहीं हैं। नेचुरल राइट्स मतलब तो हैं ही हैं, नेचुरल राइट्स तो हैं ही हैं। तो एक बार आप पैदा हो जाते हैं तो नेचुरल राइट्स यू गेट ऑल दोज नेचुरल राइट्स। बट हाँ, कुछ बेसिक राइट्स होते हैं वो नहीं है इनको। अगर कि सो एफडीआई में मतलब जो नेट एफडीआई इनफ्लो जो था उसमें थोड़ा सा बहुत गिरावट हुई है। तो ये भी चीज़ इसमें कुछ इतना रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि हर क्वार्टर में डेटा बदलता रहता है, हर आफ्टर एवरी क्वार्टर तो ये डेटा चेंज होता रहता है। तो इसके अभी कोई तो SLMG बेवरेज करके एक कंपनी है, ये कोका कोला की जो सबसे बड़ी बॉटलर है। मतलब ये सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर है कोका कोला इंडिया में। ठीक है, इन्होंने कॉस्टिन मैंड्रिया को अपना CEO अपॉइंट किया है। अब हाँ, इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इंटरनेशनल फ्रंट पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि थाईलैंड पार्लियामेंट ने जो है वो सेम सेक्स मैरिज बिल को पास कर दिया है। और ये ऐसा करने वाली साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री है।
स्पोर्ट्स सेक्शन में बस एक ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये 17th एडिशन ऑफ आईपीएल चल रहा है, तो अब तक के जो 17th एडिशन थे, कल एक मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस एमआई वर्सेस एसआरएच। तो ये मैच में एसआरएच ने 277 बनाए और 46 अराउंड 246 बनाए मुंबई इंडियंस ने। उसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस हार गई। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा टोटल है अभी तक के आईपीएल हिस्ट्री में, 277 रन का जो बनाया किसने, एसआरएच ने अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू। तो अगर आप लोगों को आज का एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती है जो इस वीडियो एनालिसिस में मिसिंग है या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम मिस कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो भी हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल के न्यूज़ एनालिसिस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।